हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जानवरों से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिल्क क्या होता है, सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल किस तरह से होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि जब जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो पत्तियां यूज़ करता था, पेड़ की छाल को यूज़ करता था, जानवरों की स्किन को यूज़ करता था अपनी बॉडी को ढकने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया, सीख लिया, और फिर कपड़े बनने लगे। जो कपड़े की ज़रूरत होने लगी क्योंकि वो उनको गर्मी से, ठंड से, बरसात से और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से, धूल मिट्टी से बचाते थे। तो इसलिए कपड़े जो हैं वो हमारे को साफ़ होने चाहिए और हमें वो कंफर्टेबल रखते हैं, आरामदायक रखते हैं। गंदे कपड़े जो होते हैं वो जर्म्स पैदा कर सकते हैं, हमारी स्किन में भी बीमारी पैदा कर सकते हैं। जूते और जुराब जो हैं वो हमारे पैरों को जर्म से बचाते हैं, ठंडी और गर्मी से बचाते हैं, हमें कोई भी छाले नहीं पड़े, कट नहीं लगे, उन सब चीज़ से बचाते हैं। हमारे जो पैर में हम जूते पहनते हैं वो एकदम हमारे पैर में फिट होने चाहिए, जिससे कि वो हमें आरामदायक फील करा सकें। तो इसलिए हमें कभी भी गीले जूते या गीले जुराबों को नहीं पहनना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से फाइबर मिलते हैं, यानी कि बच्चों जो हमें एनिमल से फाइबर मिलते हैं। तो ये एनिमल से मिलने वाले ये एक नेचुरल फाइबर हैं जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। जो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो नेचुरली नहीं मिल सकते, उनमें केमिकल्स जोड़ करके फाइबर बनाए जाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब हम नेचुरल फाइबर दो तरह के होते हैं, एक प्लांट से मिलने वाले फाइबर जिन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं, और दूसरे एनिमल से मिलने वाले फाइबर जो हमें जानवरों से मिलते हैं। तो बच्चों, जैसे कॉटन है, फ्लैक्स है, हेम्प है, जूट है, ये सब प्लांट फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर जो होते हैं इस सेल्यूलोज होता है उसमें, जिसकी वजह से वो मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, और उसका स्ट्रक्चर मटेरियल जो होता है, जिस चीज़ से वो मटेरियल बनाया जाता है, वो प्लांट से मिलता है, उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं। एनिमल फाइबर होते हैं, इसमें कौन कौन से फाइबर आते हैं, जिसमें वूल और सिल्क आते हैं, जो कि हमें मेनली शीप से मिलता है। और जो ऊन होती है, वूल, उसे हमें उससे बकरी से, याक से, ऊँट से, खरगोश से, अलग अलग तरह के जानवरों की स्किन को रेयरिंग करके के फ्लीस करके हमें वो फाइबर मिलता है। तो सिल्क जो होती है वो ककून को स्पिन करके बनाई जाती है, जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। एनिमल फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कि जानवरों के शरीर में एक मेजर पार्ट होता है, उससे वो फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दो फॉर्म होती है नेचुरल फाइबर की। अब हम अलग अलग फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि ठंडी के दिनों में ऊन से हम स्वेटर पहनते हैं, जो कि हमें ठंड से बचाते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, याक है, जिनकी के ऊपर मोटी खाल होती है, फर होता है उनकी बॉडी के ऊपर, बाल होते हैं। तो इसको, ये जो बाल की जो लेयर होती है उनकी बॉडी के ऊपर, उसे हम फ्लीस बोलते हैं, जो कि जानवरों को ठंड से बचाती है। तो ठंड से बचाने के लिए जानवरों के ऊपर जो बालों की फर की लेयर होती है, ऊन उसी से बनाई जाती है। तो हम वूल यील्डिंग एनिमल्स जो भी होते हैं, तो वो क्या होती हैं, उनकी जो बॉडी में जो उनके ऊपर जो फर होता है वो बहुत सारी एयर को अपने अंदर फंसा लेता है। तो उस वूल फाइबर जो होती है उसमें एयर फंस जाती है, और वो हीट को अंदर ही रखती है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती। तो इस तरह से जानवर की बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है। तो इसी तरह से हमें जो वूल होती है वो ठंडी के दिनों में गर्म रखती है, क्योंकि जब हम गर्म ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है और हमें गर्म फील कराती है। तो इस तरह से जो ऊन होती है वो क्रीजिंग और क्रशिंग को अपोजिट करती है। तो इसका जो फाइबर होता है वो एकदम अनकर्ल्ड होता है, बिना उलझा सुलझा होता है, और ये ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज़ की जाती है। जिस तरह से हमें जानवरों से मिलती है, उससे एक रफ़ स्केल पर उनको बुन करके ऊन बना ली जाती है, जिससे कि कंबल और कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम दूसरी तरह की ऊन के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीरी एक ऊन होती है, जो कि कश्मीरी बकरी से मिलती है, और इसके जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि सिल्क, कॉटन या ऊन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं इस तरह की वूल से, कश्मीरी गोट से। इसके बाद विकुना,
विकुना भी एक बहुत सॉफ्ट कलर का कपड़ा होता है जो कि फेमस है। ये जो सॉफ्ट हेयर होते हैं एनिमल्स के ऊपर, उनसे उनको एनिमल से सेपरेट करके उससे बनाई जाती है। विकुना जो होती है वो लियामा फैमिली की एक सदस्य है, जो कि बहुत ही छोटा और जंगली जानवर होता है। इसको मार करके उसके जो बॉडी के ऊपर फर होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और उसको फिर उससे फाइबर बनाया जाता है। तो ये फाइबर बहुत ही कम मिलता है क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है और पर मीटर की उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अंगूरा वूल होती है, जो कि अंगूरा रैबिट से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फ्लफ़ी होता है और गर्म फाइबर होता है। तो इस तरह के जो सॉफ्ट फाइबर है वो स्वेटर में और दस्ताने और बच्चों के कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मोहेर एक ऊन होती है जो कि अंगोरा गोट से मिलती है और ये बहुत ही हल्के वज़न की होती है और ये घरों में सजाने के लिए फैब्रिक को या कपड़े बनाने के लिए जो कि यूज़ की जाती है। अंगोरा गोट जो होती है वो पहाड़ी इलाकों में मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर में। और अल्पाका फ्लीस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है और सिल्क की होती है, इससे बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। और अल्पाका जो है वो बहुत अल्पाका एनिमल से मिलती है। इससे मिलने वाला फाइबर बहुत ही मुलायम होता है, गर्म होता है और वजन में बहुत ही हल्का होता है। याक से भी ऊन मिलती है, ये मेनली तिब्बत में पाए जाते हैं। उसके बालों से ऊन बनाई जाती है और इसी तरह से कैमल के जो बॉडी में बाल होते हैं उसको भी फ्लीस कर रियर करके उससे बहुत सॉफ्ट तरह की ऊन बनाई जाती है, क्योंकि जो कलर होता है वो उसकी सुंदरता होती है। तो फैब्रिक्स जो होते हैं, जो कैमल के जो बाल होते हैं उनको नेचुरल कैमल से को कलर करके डाई करके डार्क ब्राउन कलर के, तो उससे ऊन निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप, कि शीप से किस तरह से ऊन बनाई जाती है। तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके एनिमल्स के फ्लीस से ऊन बनाई जाती है। तो सबसे पहले ब्रीडिंग की जाती है, उसमें ऊन को एनिमल्स से, जिन एनिमल्स पर फर होते हैं ऊन वाले, उनको उनसे हटाया जाता है, कट किया जाता है। तो शीप को बहुत ऊन लेने के लिए बहुत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग रियरिंग की जाती है। 40 अलग अलग तरह की शीप हमारे दुनिया में हैं, जिनमें कि 200 तरह की ऊन हमें लगभग मिल जाती है। तो लोही, नाली, भाकरवाल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, रामपुर, बशीर, तो ये कुछ इंडियन ब्रीड के नाम हैं जो कि शीप की वैरायटी हैं, जिनसे अलग अलग तरह की ऊन मिलती है। तो ज़्यादातर ऊन जो है हमें दुनिया में कहाँ कहाँ से मिलती है? अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से मिलती है। शीप की कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनकी जो बॉडी के बाल होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस तरह की शीप को सेलेक्टिवली ब्रीड कहा जाता है, जिनके एक पेरेंट को शीप की अच्छी प्रजाति होती है उसमें से ब्रीड कर दिया जाता है, मतलब बालों को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की शीप से के अच्छी तरह से बाल होते हैं उनकी बॉडी पर, जिनको कि कट करके ऊन बना ली जाती है। तो फाइबर से वूल का जो धागा बनाने का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि एक बालों का एक मोटी लेयर को एनिमल के ऊपर से हटा देते हैं ऊन लेने के लिए, और फिर उस ऊन को शीप ऊन हटाने को जो एनिमल की बॉडी पे से हम शेयरिंग बोलते हैं। इसको हाथ से भी किया जा सकता है या बड़े से रेजर से भी किया जा सकता है, या आजकल बहुत सारी शेयरिंग मशीन्स भी आती हैं। तो जो प्रोड्यूसर शेयर होते हैं वो अपने एनिमल्स को गर्मियों के महीने में शेयरिंग करवाते हैं, क्योंकि इससे जानवरों को ठंड नहीं लगती है और वो जानवर जो है अपना फ्लीस सर्दियों तक दोबारा से उसके ऊपर मोटी लेयर आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है? जो शियर्ड स्किन होती है, छिली हुई स्किन होती है, उसके जो ऊपर से मोटी लेयर उतरी फर की, उनके बाल की, उन्हें डिटर्जेंट में धोया जाता है, उनके ऊपर से धूल मिट्टी ग्रीसिंग सब हटाया जाता है और उसके बाद उस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। तो पुराने समय में स्कोरिंग जो है वो बड़े बड़े टैंक में की जाती थी, लेकिन आजकल ये मशीनों से की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग। तो ऊन जो होती है वो अलग अलग
बैच में मिक्स कर दी जाती है मैकेनिकली, और बाद में उसमें कलर डाई कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे धब्बे भी लग जाते हैं, ऊन डैमेज भी हो जाती है, या जो कुछ ऊन कम भी हो जाती है। तो इस तरह जो बाकी बची हुई जो ऊन होती है उसकी क्वालिटी, उसके फाइबर की जो क्वालिटी होती है वो उसके फाइननेस पर डिपेंड करती है कि उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, उसका जो कलर है, वेवीनेस है, वो कितनी ज़्यादा है। तो इस तरह से ऊन का ये स्टेप होने के बाद रिमूविंग बर, नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूविंग बर। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बर होते हैं वो ऊन फाइबर में, उसको हटा दिया जाता है हाथ से। और जैसे कभी कभी हमारे स्वेटर के ऊपर गोले गोले से हो जाते हैं, उसको बर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कार्डिंग। तो इसमें फाइबर को एक मेटल टीथ से सीधा किया जाता है, या उसकी धूल मिट्टी हटाई जाती है। जैसे कि शीप और या बकरी की जो फ्लीस होती है, ऊपर की जो बालों की लेयर होती है वो वाइट, ब्लैक या ब्राउन होती है कलर में, तो उसको, उसके फाइबर को बहुत सारे कलर से डाई कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइंग। तो नेचुरल जो शीप के बाल का कलर होता है वो वाइट, ब्राउन या ब्लैक होता है, और उसके बाद उसको अलग अलग कलर में रंग दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेकिंग यार्न। यार्न मतलब धागा बनाना, ऊन किस तरह से बनाई जाती है। वूल को सीधा करके उसको आप एक दूसरे कॉम्बिंग की जाती है और उसको एक यार्न में बुना जाता है। तो इस प्रोसेस में फाइबर की लेंथ पर डिपेंड करता है यार्न कितनी लंबी बनी है। तो लंबे लंबे जो फाइबर होते हैं उनको स्वेटर बनाने के लिए धागा ऊन बनाई जाती है उनसे, और कपड़े बनाए जाते हैं। और जो छोटे फाइबर होते हैं उनसे वस्टेड, या मतलब थोड़ी ख़राब क्वालिटी की ऊन बन पाती है। तो इसको हम एथलीट्स में अटायर, कपड़े पहने बनाने के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते पहनने में, और इनको बुनने में भी पर्सपिरेशन होता है जो कि बॉडी को सांस लेने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं सिल्क। सिल्क हमें किस तरह से मिलती है। सिल्क जो है वो एक बहुत ही चिकना सा फाइबर होता है, जो कि बॉम्बिक्स मोरी या सिल्क वॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसके एक प्रोटीन निकालता है एक तरह का, उससे वो फाइबर बनाया जाता है। तो सिल्क जो होता है एक नेचुरल एनिमल सिल्क वॉर्म से मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसे लगातार देखने की ज़रूरत होती है, और सिल्क वॉर्म को फीडिंग कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब थोड़ी सी क्वांटिटी में सिल्क का धागा हमें मिल पाता है। अब हम सिल्क की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सिल्क का इतिहास क्या है। तो बच्चों, सिल्क के जो प्रोडक्शन है, जो सिल्क बनता था वो सबसे पहले हज़ारों साल पहले चाइना में बनता था सबसे पहले। और चाइनीज़ के अकॉर्डिंग, चाइनीज़ लीजेंड की वाइफ थी जो कि येलो एम्परर थी, और वो लेडी सी लिंग शी को गॉडेस ऑफ सिल्क बोला जाता था, क्योंकि वो सिल्क वॉर्म की रियरिंग और उसके इन्वेंशन में उसने उसकी उसकी खोज की थी सिल्क की। तो स्टोरी बताती है कि जब वो मलबरी ट्री पेड़ के नीचे बैठी थी, तो उसने कुकून एक्सीडेंटली, मतलब वहाँ पर गिर गया उसके पास उसकी चाय के कप में। तो उसने उसको नोटिस किया, ध्यान दिया कि वो बहुत ही मजबूत और सिल्की धागा कुकून में से निकल रहा है, अनकॉयल हो रहा है। तो फिर वो जो एम्प्रेस थी वो उसने एक्सपेरिमेंट किया सिल्क वॉर्म के ऊपर, और उसने सिल्क को बुन लिया 2400 BC में। तो इस तरह से उसने फिर उस बहुत साल तक उसको संभाल कर रखा, और धीरे धीरे सिल्क की जो जानकारी है वो व्यापारियों तक पहुंचने लगी, और वो फिर भारत में आ गई 300 AD में। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, कि सिल्क मोथ का जीवन चक्र किस तरह से होता है। फीमेल सिल्क होती है बच्चों जो कि एग ले करती है, और जब ये एग्स जो होते हैं हैच होते हैं जब उनके अंदर से, तो उसमें से एक छोटा सा कैटरपिलर निकलता है। और जब ये सिल्क वॉर्म और होता है और लार्वा होता है। तो सिल्क वॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूसली मलबरी लीव्स को खाता रहता है 6 हफ्ते तक, और इस हफ्ते में उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिल्क डेवलप कर लेती हैं अपने अंदर, और उसका 1/3 साइज जो है वो लार्वा होता है 1/3 साइज में। तो इस स्टेज पे सिल्क वॉर्म जो होता है वो नेक्स्ट स्टेज, अपने जीवन चक्र की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको कि प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा बड़ा होकर कुकून में चेंज हो जाता है, और इसके कुछ हफ्तों बाद
कुछ हफ्तों बाद कुकून खुलता है और उसमें से एडल्ट मोथ जो होता है वो बाहर आता है, और लगभग 4 से 6 दिनों के बाद फीमेल मोथ फिर से 400 अंडे के करीब देती है और उसका दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से सिल्क वॉर्म का मोथ का लाइफ साइकिल होता है, और फिर सिल्क वॉर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाती है और टूट जाता है, और फिर कुकून से वो सिल्क निकाल ली जाती है जो, और फिर उसको कमर्शियल पर्पज से यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट होता है वो पानी में उबाला जाता है, उसके जो इनहैबिटेंट होते हैं उनको मारने के लिए, और उसको ग्लू को कुकून के साथ होल्ड करने के लिए। तो इस तरह से जो सॉइल फाइबर सिल्क फाइबर होता है वो कुकून से हमें मिलता है, और उसको बुन करके स्पिंडल से धागा बना लिया जाता है सिल्क का। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ कुकून फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अलग अलग तरह की सिल्क, अलग अलग तरह के टेक्सचर, अलग अलग तरह के सिल्क मोथ से बनाए जाते हैं, जैसे मूगा सिल्क होती है, टसर सिल्क होती है, कोसा सिल्क होती है। तो 3 अलग अलग तरह की सिल्क बनाई जाती है कुकून से। अलग अलग वैरायटी के सिल्क मोथ होते हैं जिनसे कि सिल्क बनाई जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है वो मलबरी सिल्क मोथ होता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क मानी जाती है। एक फीमेल सिल्क होती मोथ है जो कि 100 के करीब अंडे देता है एक बार में, और ये अंडे जो होते हैं खुले बर्तन में रख दिए जाते हैं लकड़ी या गत्ते के, और फिर ये एग जो होते हैं जब उनको गर्माहट मिलती है अच्छी जगह पर तो वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इसको हम इनक्यूबेशन बोलते हैं। और उनमें से जब हैचिंग हो जाती है तो सिल्कवॉर्म निकलते हैं जो कि मलबरी लीव्स खाते रहते हैं, और 6 हफ्तों बाद वो कीड़ा जो है वो कंटिन्यूसली अपना उसके साइज़ बड़ा होता जाता है, और इसमें वो फिर उसमें से कुकून में से धागा निकलता है, और पेड़ की जो शाखाएं होती हैं या घरों के शाखाओं पर वो हो जाता है। तो इस तरह से जो वो कीड़ा होता है वो पेड़ों पर ब्रांचेस पर चढ़ने लगता है, और कुकून जो है वो कंटिन्यू धागे के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, और 8 दिनों में लगभग इस प्रोसेस में लगते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग ऑफ कुकून बोलते हैं। तो फिर उस कुकून को इकट्ठा कर लिया जाता है और गर्म पानी में डाल करके गर्म हवा और स्कॉचिंग सूरज की तेज़ धूप में रख करके उसके सिल्कवॉर्म के सारे कीड़े मर जाते हैं और सिल्क फाइबर उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो सिल्क होता है वो बाहर ले लिया जाता है और कुकून से, और इस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस अब मशीन से भी किया जाता है, और फिर फाइबर्स को एक साथ बुन करके सिल्क के धागे बना दिए जाते हैं, और फिर उससे सिल्क के कपड़े बना दिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विद सिल्क प्रोडक्शन, कि वो उसकी हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक है। तो जो कारीगर, जो मज़दूर उसमें काम करते हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्री में, तो उनकी सेहत पर बहुत सारी बीमारियां उनके साथ जुड़ सकती हैं सिल्क बनाने में। तो क्योंकि उसके साथ कुकून से बहुत सारी भाप ऐसी निकलती है, जब वो सांस लेते हैं तो वो उनकी सांस के ज़रिए खाने में और उनके रीलिंग प्रोसेस में बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा है और ब्रोकोनियल एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह जो मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं सेरिकल्चर प्रोसेस में, उनको बहुत ज़्यादा शोर में रहना पड़ता है, क्योंकि बुनाई के दौरान, कपड़ा बुनने के दौरान बहुत सारे परमानेंट हेयरिंग उनकी ख़राब हो सकती है। तो जो लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कभी कभी एंथ्रेक्स से भी प्रभावित हो जाते हैं। इससे एक फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाती है जिसको कि सॉर्टस डिजीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से सेरिकल्चर फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं, उसके बारे में समझते हैं। कि जैसे कॉटन होता है, वो बर्निंग करेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो जलता किस तरह से है, वो एकदम से जल जाता है और थोड़ा सा धुआं उससे बाहर निकलता है। स्मेल जो कैसी होती है कॉटन की, जब कॉटन जलता है तो जले हुए कागज़ के जैसी होती है, और बाद में क्या बचता है जलने के बाद, थोड़ी सी राख बचती है जो कि टच करने पर एकदम चूरा हो जाती है। इसी तरह से सिल्क होता है, वो धीरे धीरे जलता है और एक बाल के जैसे जलने की उसकी टेंडेंसी होती है। वो सिल्वर बीड्स की तरह होता है और बाद में एक पाउडर की तरह से बन जाता है। नायलॉन जो होते हैं वो एकदम प्लास्टिक की तरह के जलते हैं और एकदम से सिकुड़ करके सब जल जाता है, जल्दी हुई प्लास्टिक के जैसे उनकी स्मेल आती है, और ये बहुत ही बाद में हार्ड बीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से और भी ये वूल होता है, ऊन होता है, जब
इसको धीरे धीरे जलाते हैं, धीरे धीरे जलता है, और ये जब इसकी जब जलना रुकता है तो ये अपने सोर्स से जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से अलग हो जाता है, और बाल के जलने जैसी इसकी स्मेल होती है, और ये पहले ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है और फिर थोड़ा खाली हो जाता है, और दबाने पर एकदम क्रम्बल हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग फाइबर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी कि कौन सा नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें किस किस चीज़ों से मिलते हैं। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है, वूल हमें शीप से और गोट्स से मिलती है। पहाड़ी एरियाज़ में जो बकरियाँ, याक, कैमल और ये जो शीप्स पाई जाती हैं, उनसे हमें अलग अलग वैरायटी के फाइबर्स मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।